लुकिंग एट द निफ्टी लेवल्स, ऐसा कोई मेजर अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है, जस्ट द वॉलेटिलिटी लेवल इज हाई। किसी भी इन्वेस्टर के पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कैश होना चाहिए। अगर कैश पहले से है तो ऑफ कोर्स उसको लगाने की इमीडिएट जल्दी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर कुड बी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट अ बेटर पॉइंट। अगर सबके सब एग्जिट पोल एक ही तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। जहां जहां पे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं थोड़ी पोजीशन लाइट करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज, दीज आर द एरियाज व्हिच हैव बीन क्लियरली वर्किंग फॉर अस एंड दे आर वर्किंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। इंपॉर्टेंट किस लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, एक तो लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, लास्ट फेज की वोटिंग होने वाली है, एग्जिट पोल्स उसके बाद आएंगे एंड उसके बाद फाइनली आएगा रिजल्ट, जिसमें पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर मार्केट अभी इन दिनों देखने को मिल रहा है, एक फियर फैक्टर था शेयर मार्केट में, वो फियर फैक्टर कम हो गया है। वॉलेटिलिटी जो एकदम से बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही थी वो थोड़ी सी अब कम हो गई है। इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आ गया, शेयर मार्केट में कॉन्फिडेंस आ गया है, जिसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं कि जो बाजार है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये इसलिए क्योंकि मई का ये लास्ट वीक है, एक निफ्टी एक्सपायरी थर्सडे को होने वाली है, तो थर्सडे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, उसके बाद फिर हमारी हो जाएगी वोटिंग एंड उसके बाद देन हमारा फाइनली ट्यूसडे को आ जाएगा रिजल्ट। तो इन्वेस्टर्स को इस ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि 31 मई को जीडीपी भी आ रहा है, तो जीडीपी और जो शेयर मार्केट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। जो भी सिचुएशन है, एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, क्लियर मेजोरिटी से बीजेपी जीत जाती है, या फिर बीजेपी नहीं जीतती है, एनडीए की जो सरकार है वो नहीं बनती है, हर सिचुएशन में मार्केट का जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा और इन्वेस्टर्स को भी उसी तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी बना लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, हर लिहाज से हम लोग बात करेंगे, हर सिचुएशन से हम लोग बात करेंगे। स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन 4-5 दिनों में क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीईओ मिस्टर गुरप्रीत सिंह सिडाना जुड़ रहे हैं, जो हमें एक बहुत ही अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, इन्वेस्टर्स के लिहाज से बताएंगे कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, शेयर मार्केट में क्या कुछ हलचल हो सकती है, उसके बाद के जो इवेंट्स रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो बड़ा मेजर इवेंट होगा वो बजट का होगा। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, जानने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। हाय सर, हाउ आर यू? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच। सब मार्केट ये अज्यूम करके चल रही है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो रिपीट होगी। जब तक 5 फेजेस थे तब तक एक फियर फैक्टर था वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन जैसे ही 5 फेजेस गुजर गए, छठा फेज हो गया, 7वां फेज आने वाला है, तो ये जो फियर फैक्टर था ये भी कम हो गया। ऐसे में 2-3 चीजें हैं, ये जो अगर हम पर्टिकुलर इस वीक की बात करें तो इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ये 2 ट्रेडिंग सेशन है और ये रिजल्ट से पहले के ट्रेडिंग सेशन है। सेकेंड चीज, जीडीपी का डेटा आने वाला है, मई की निफ्टी एक्सपायरी है जो कि थर्सडे को हो जाएगी। तो ये इन्वेस्टर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अगर हम शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका क्या कुछ नजरिया है इस पर्टिकुलर वीक के लिए, मार्केट कैसे अपनी तैयारी करे? सो मार्केट ने अपना व्यू क्लियर दिया हुआ है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। राइट। सो जैसे हम सब जानते हैं कि मार्केट हमेशा सब जानती है बिल्कुल एंड वो निफ्टी के सिचुएशन पे दिख रहा है ना। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा लोग घबराए हुए हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतने हाई लेवल पे चल रही है। तो उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों का व्यू है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए एंड वही हमें दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, एक्सपायरी भी है, आपने सही बोला कि जीडीपी का नंबर भी आने वाला है। लोगों को लग रहा है कि शायद बीजेपी की जो गवर्नमेंट आएगी, आने की तो उम्मीद लग रही है बिकॉज निफ्टी बता रहा है, बट लेकिन शायद उतनी मेजोरिटी से आए जितनी मेजोरिटी से पहले आई थी। सो ऑल दीज थिंग्स टेकन इनटू अकाउंट, जो थोड़ी सी आपको सेलिंग दिख रही है या थोड़ी सी लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि लोग घबराए हुए हैं, वो उसी का पार्ट है। बट अदरवाइज लुकिंग एट द निफ्टी लेवल्स, ऐसा कोई मेजर अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है, जस्ट द वॉलेटिलिटी लेवल इज हाई। राइट। सो व्हिच विल आल्सो गेट ओवरकम बाय द टाइम वी गेट द एग्जिट पोल्स एंड द रिजल्ट्स विल कम इन। राइट। अगर हम मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि 2 टर्म्स 2 टेन्योर मोदी गवर्नमेंट ने सर्व किए हैं, अगर हम शेयर मार्केट के लिहाज से देखें तो आपके क्या व्यूज हैं, मोदी गवर्नमेंट के ये 10 साल कैसे रहे शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से? तो वो तो निफ्टी के लेवल्स बताते हैं कि मार्केट्स कंटिन्यूसली ग्रो करती रही हैं। निफ्टी हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट
5-7 ईयर्स। मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत अच्छे तरीके से चले हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेके जो लोगों का कॉन्फिडेंस आया है, उनकी नॉट ओनली जस्ट स्टॉक प्राइस, बिकॉज स्टॉक प्राइस इज अ पैरामीटर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है। जितने पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, तो वो आई थिंक ऑल ऑफ दैट जो एक यूफोरिया बना है, वो सब बता रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस और मार्केट्स का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहा है मोदी सरकार के टाइम। तो उसके ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं है। स्पेशली अगर हम पीएसयूज में देख लें तो जो 10 साल पहले पीएसयूज की हालत थी वो अब कितनी ज्यादा बेटर हो गई है। तो एज मैंने जैसे बोला कि उनके शेयर प्राइसेस कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट शेयर प्राइसेस क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंक्स आल्सो वर इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ वो प्रॉफिटेबिलिटी आई कैसे? बिकॉज ऑफ बेटर एसेट क्वालिटी। तो जो पहले बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को उतना प्रीमियम नहीं मिलता था, या जो इतने डिस्काउंट पे रहते थे, अब वो गैप कम होता जा रहा है। एंड सिमिलर इज द केस फॉर लॉट ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज विच आर इनटू डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज। सो मार्केट का नजरिया उन कंपनीज को लेके काफी बेहतर है, एंड दैट इज बैक्ड बाय द बेटर परफॉर्मेंस। राइट। शेयर मार्केट को वैसे भी पंडित कहा जाता है, शेयर मार्केट सब जानता है किसकी सरकार कैसे है। सर देखिए, इलेक्शन रिजल्ट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम 6 महीने पहले और 6 महीने बाद किसी ऐसे मेजर इवेंट के बाद देखें तो मार्केट अपनी सामान्य चाल ही चलता है। लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं होती। अब चूंकि इलेक्शन रिजल्ट का दिन है वो आने वाला है, तो आप क्या सलाह देंगे कि 4 जून के लिए इलेक्शन रिजल्ट के दिन वाले जो डे होगा उसमें अपने पास इन्वेस्टर को कुछ कैश रखना चाहिए ताकि वो उस दिन रिजल्ट डे वाले दिन डिप्लॉय कर सके? आप क्या सलाह देंगे? सो यूजुअली हमारा मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर के पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कैश होना चाहिए। राइट। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके, तो अगर कैश पहले से है तो ऑफ कोर्स उसको लगाने की इमीडिएट जल्दी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर कुड बी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट अ बेटर पॉइंट। राइट। नाउ अगर कैश ऑलरेडी नहीं है, दैट मीन्स आपके पास, इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टॉक्स थे और उन्होंने मौका देख के इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो उनमें से अगर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और उनको लगता है कि इनकी फंडामेंटल वैल्यूएशंस जिस लेवल पे वो होनी चाहिए पीक में वहां पे आ गई हैं, तो थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग करके 25-30% लेवल कैश पे आ जाए, तो आई थिंक दैट देयर विल बी नॉट अ बेटर, इट विल बी अ बेटर चॉइस। इसको हम समझेंगे डे वाइज, हम लोग इसको समझेंगे जो आपने अभी थोड़ा एक्सप्लेन करा। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि मंडे को मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है। अब आप ये देखिए, 1 जून को जब हमारा लास्ट फेज की वोटिंग होनी है तो वो है सैटरडे। एग्जिट पोल्स उसी दिन आ जाएंगे, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा एग्जिट पोल्स वाले दिन। उसका जो मार्केट पे रिएक्शन देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट मंडे को देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है? यानी कि हम इलेक्शन रिजल्ट जब आएगा उससे एक दिन पहले क्या ये ट्रेंड, करेक्शन वाला ट्रेंड देखने को मिलेगा, या जिस तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है अभी, लास्ट वीक की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा? सो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि लॉट ऑफ एक्शन विल बी देयर, ये तो बात क्लियर है। लो इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे आपने एग्जिट पोल से कनेक्ट किया, हमने कई बार देखा है कि एग्जिट पोल्स कई तरह के आते हैं। हाँ. तो एक एग्जिट पोल तो है नहीं है। ट्रू। ना अगर सबके सब एग्जिट पोल एक ही तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। ना अगर उसमें भी वेरिएंस है तो मार्केट में ऑल्सो नॉट टेक द इम्पैक्ट ऑफ दैट। सो there could be a variance and we have seen in some of the Rajya Sabha election results also कि एग्जिट पोल से जो आउटकम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया है। सो जैसे कि हम मानते हैं और समझते हैं कि मार्केट सब जानता है, तो मार्केट ने कहीं हद तक ये डिस्काउंट करके रखा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट दोबारा आएगी। राइट। ना अगर वो आने के ऊपर डाउट हुआ तो वो इवेंचुअली पता 4 तारीख को ही चलेगा, जिसके ऊपर डाउट अभी मार्केट को नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट 3 को आएगा या 4 को आएगा, मेरा व्यू है कि उसका शायद इम्पैक्ट 4 को ही आएगा, अनलेस सारे के सारे एग्जिट पोल्स इस तरफ डायरेक्शन करें कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आने वाली है 3 तारीख को। अच्छा, आप ये मानते हैं कि 3 को उतना मेजर देखने को नहीं मिलेगा, 4 को इम्पैक्ट आएगा? मैंने बोला कि अगर सारे के सारे एग्जिट पोल्स इस तरफ डायरेक्शन देते हैं कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, जो कि अभी मार्केट नहीं मान रही है, तो उसका इम्पैक्ट 3 को आना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे भी वेरिएंस है और मार्केट ये मान के चल रही है कि मोदी गवर्नमेंट आएगी, तो उसका इम्पैक्ट शायद 3 को ना आए, फिर 4 को आएगा। 4 को तो एक्चुअल रिजल्ट से आएगा। 4, हाँ, राइट। अब चूंकि हम लोग ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर के साथ, हम लोग 28 मई को कर रहे हैं। अब लोगों के पास 2 दिन का वक्त है। एक हो गया
30th का, एक हो गया 31st का, थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया। तो डिफेंसिव और एग्रेसिव ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इन 2 दिनों में, या फिर उनको वेट करना चाहिए 3 और 4 जून के लिए? आप क्या सजेशन देंगे ताकि जो भी इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक सजेशन मिल जाए कि उनको एक्चुअल में क्या करना है? तो आई से कि फ्रेश पोजीशंस अभी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी लेवल बहुत ऊपर है। तो इस टाइम के ऊपर फ्रेश पोजीशंस लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। जहां तक रही बात जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या जिनकी कोई ओपन ट्रेड पोजीशंस चल रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक यही डेटा पॉइंट नहीं है, और भी सही कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले हैं। एक्सपायरी भी है, जीडीपी डेटा पॉइंट भी है, और अपना काफी सारी चीजें और चल रही हैं। तो उस केस में जहां जहां पे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, थोड़ी पोजीशन लाइट करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा लिवरेज पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जहां पे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। राइट। और सबसे बड़ी चीज भी होती है शेयर मार्केट में, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आप धैर्य से काम लें, ज्यादा चिंता करके, तनाव करके आप आगे ना लें। सर, अगर मैं पर्टिकुलर मैं सिर्फ आपकी बात करूँ तो आपको क्या लगता है आप किस सेक्टर्स और किस थीम के ऊपर बुलिश हैं? So when you ask me, you are asking me or the company view? I'm asking your views. Yeah, my view. So my view is aligned with my company view that हमें वो सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जो कि देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। एंड वही थीम्स अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल में सबसे ज्यादा चले हैं। एंड वो आई थिंक नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ देम। वी हैव सीन द काइंड ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच हैज इम्प्रूव्ड। We have to think of railways. We have to also think about defense. India, जहाँ पे कि most of the time we have been importing defense things. Now we have started exporting that. So defense, infrastructure, and railways, these are the areas which have been clearly working for us, and they are working for the growth and development of the country. Now, other than that, one sector which is there important for everyone is banking, because without which you cannot do anything. True, true. So India को देखते हुए हमारी जो basic necessities हैं उनको अगर मैं एक लास्ट सेक्टर ऐड करना चाहूँ तो उसमें पावर होगा, बिकॉज इसकी हमेशा जरूरत रहेगी। तो अगर इन 4-5 सेक्टर के ऊपर दिमाग लगाएं और इंडिया की डेमोग्राफिक्स के ऊपर देखें तो आई थिंक ये सेक्टर्स हमेशा चलते रहेंगे। एग्जिट पोल में आप मार्केट के लिए क्या कुछ रिस्क देख रहे हैं? एग्जिट पोल में रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ उतना है कि क्या बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी या नहीं आएगी। राइट। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप पिछले 10 इलेक्शंस को निकाल के देखें तो उसमें देखेंगे कि 8 बार मार्केट इलेक्शंस के बाद भी थोड़े से गैप के बाद ऊपर ही बढ़ी है, ऊपर बढ़ गई है। तो एज लॉन्ग एज देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो हम मान के चल रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। ना इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ना तो हमारे पास एक सिचुएशन सिर्फ वही है जहां पे कि मार्केट्स विल नॉट बिहेव इन अ राइट मैनर इन ग्रोथ फेज इफ देयर इज अ अनस्टेबल गवर्नमेंट। एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट can only impact the market negatively. Otherwise, if there is a stable government, the policies जितनी भी शुरू हो चुकी हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जितना ग्रोथ हम ऑलरेडी जिसके ऊपर 10 साल में काम हो चुका है, आई थिंक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट उसको छेड़ना नहीं चाहेगी। बिल्कुल। तो ऑन वन साइड वी से दैट मोदी गवर्नमेंट शुड कम बैक, व्हिच वी ऑल बिलीव दैट, बट इफ देयर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट्स विल कंटिन्यू टू गो अप। राइट। अब अगर हम पर्टिकुलर 4 जून की बात करें, साफ सीधे शब्दों में समझेंगे सर, 4 जून को इन्वेस्टर्स क्या करें? 4 जून को इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक्स मुझे अच्छे प्राइस पे अगर मिल रहे हैं, हाँ, तो उनकी वेट फर्दर नहीं करनी चाहिए कि ये और गिरेंगे, अगर गिरे तो, हाँ, तो उनको खरीद लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि नाउ दिस इवेंट इज ओवर, नाउ वी हैव टू लुक एट द फर्दर इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी बजट, एंड व्हिच इज द नेक्स्ट इवेंट व्हिच विल पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम द 5th ऑफ द जून, सॉरी 5th ऑफ द जून। राइट। हाँ, क्योंकि 5 जून की अगर हम बात कर लेते हैं, 5 जून, अब उस वाले पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं जब हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो पूरे हफ्ते एक थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। 4 जून की बात आपने बता दी। अब 5 से 8 जून के लिए उस पर्टिकुलर वीक में शेयर मार्केट को आप कैसे देखते हैं और इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन 3-4 दिनों के लिए? आई थिंक द वॉलेटिलिटी इंडेक्स विल कम डाउन। आई मीन जितनी अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी एक बार सेटल हो जाएगी। तो 1 या 2 दिन लग सकते हैं मार्केट को एक बारी अपने सिचुएशन को होल्ड करने में, बट सूनर द लेटर people will start talking about other things which are going to come after that, and of course the big thing is going to be budget, and then the first quarter results. तो ये दोनों चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान आ जाएगा इमीडिएटली।
आई एम अज्यूमिंग कि उस केस में कि हमें क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है और गवर्नमेंट स्टेबल आ जाती है, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अब मोदी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट बजट में क्या करने वाली है। बजट में क्या करें। तो एक बार वॉलेटिलिटी खत्म हो गई तो देन पीपल विल कम बैक टू द बेसिक्स। राइट। हम लोग अक्सर यही बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए, क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा खास है, ये जो एक हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए रिस्क से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए? बहुत पैनिक नहीं करना चाहिए। if investors have invested in any specific companies after looking at the fundamentals of the company, तो इस सब पूरे इम्पैक्ट से उस कंपनी के फंडामेंटल पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर हम किसी कंपनी के फंडामेंटल और उसके बिजनेस मॉडल को बिलीव करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी is not going to impact the long term prices of that particular company or the markets. Right. So ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं जो ऊपर नीचे चलेंगी थोड़े टाइम के लिए, इस पे ट्रेडर्स को इम्पैक्ट हो सकता है, इन्वेस्टर्स को इसके ऊपर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। राइट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जो सामने आ रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है। कोई कह रहा है 272 का लेवल टच होगा, कोई कह रहा है 300 पार, 400 पार तो अभी तक किसी ने नहीं बोला जो कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ना रहे, लेकिन 330 तक का जो है वो चीज़ प्रिडिक्ट की जा रही है कि इतनी सीट्स आ सकती हैं। ऐसे में जो चीज़ें सामने आ रही है वो स्पेसिफिक शेयर्स को लेकर भी सामने आ रही है और सेक्टर्स को लेकर भी सामने आ रही है। अगर मैं ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट को आधार मानूं तो इसमें है डिफेंस, जिसकी आपने भी बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की थी, इसके अलावा कैपिटल गुड्स, मेटल एंड माइनिंग, इन सारे सेक्टर्स पर सारी ब्रोकरेज फर्म्स जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपसे चूज़ करने के लिए कहूँ सर, आप कौन से सेक्टर को चूज़ करेंगे? सो जो मेरे सेक्टर्स थे वो मैंने पहले बता दिए, जिसमें थोड़ा ओवरलैप है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ। इट मे नॉट बी सेम लाइक एनीबडी एल्स, बिकॉज आई मीन सबकी अपने अपने चॉइसेस रहेंगी, बट अगर आप ध्यान से इसको हम दोबारा सेक्टर्स को देखें तो ये सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ द कंट्री के साथ लिंक्ड है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप है। तो आई थिंक हमें सेक्टर्स कोई भी हो, एज लॉन्ग एज दे आर वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, उनके अंदर जो टॉप फ्यू कंपनीज हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। एंड शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को वरी करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को वरी नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को जितना मैंने पिछले 10-15 दिन या एक महीने के अंदर इन्वेस्टर से बात करी है, एक हाइट ऑफ पैनिक सबके अंदर दिख रहा है। ओके। और वो हाइट ऑफ पैनिक जो है आई थिंक वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। लोगों को हमेशा ऊपर जाती हुई चीज लगती है कि गिरेगी, और यही अगर निफ्टी अभी 21,000 पे होता तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है तो अभी खरीद लेना चाहिए। हाँ। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि ऊपर जाता हुआ निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है। तो देयर इज नो रीजन दैट वी शुड थिंक कि निफ्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। निफ्टी आज 23,000 पे है, निफ्टी 25 पे भी जाएगा और 30 पे भी जाएगा। तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि वो ऊपर क्यों जा रहा है, इम्पोर्टेंट वो है कि वहां जाके सस्टेन करता है और कब जाएगा, और वो इवेंचुअली डिपेंड करेगा कंपनीज की परफॉर्मेंस के ऊपर। राइट। अभी मोतीलाल ओसवाल की साइड से एक रिपोर्ट आई थी, उनके चीफ ने कहा था कि जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है वो 1.5 लाख का लेवल क्रॉस कर लेगा। उसके लिए उन्होंने अलग अलग टाइमिंग्स दी थी और उन्होंने हर सिचुएशन भी बताई थी कि अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो 2030 तक का टाइम लग जाएगा, 2040 तक का टाइम लग जाएगा। आपको क्या लगता है, सेंसेक्स या फिर निफ्टी में तो खैर बहुत टाइम है, 1.5 लाख का आंकड़ा कब छू लेगा? देखो, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी 1 लाख तक जाएगा। एंड एक दफा मैं राकेश जी की कोई स्पीच सुन रहा था और उनको किसी ने सेंसेक्स का 1 लाख का पूछा था। हाँ। आपको याद है वो? उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट सेंसेक्स, निफ्टी भी 1 लाख जाएगा। जाना तो इन्होंने सबने है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कब जाएगा, तो उसका आंसर किसी को नहीं पता है। तो राकेश भाई को भी नहीं पता तो हमें भी नहीं पता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने बोला जाना सर्टेन है, जाना कब है ये सर्टेन नहीं है। सो दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो जैसे जैसे होगा हम सबको पता लग जाएगा। बिल्कुल। हम लोग बजट की बात कर रहे थे, आपने भी बोला कि रिजल्ट्स के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस रहेगा अगले इवेंट पे। अगला इवेंट है बजट। आपको क्या लगता है बजट में गवर्नमेंट का फोकस किस चीज पर रहने वाला है अगर सेम गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट रिटेन करती है तो? आई थिंक देयर विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो स्टैंड उन्होंने पिछले 2 गवर्नमेंट में लिया है, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जिसके ऊपर आई थिंक एडिशनल फोकस विल कम, एंड वो अनडाउटेडली होना भी चाहिए।
एंड एग्रीकल्चर डिमांड थोड़ी सी सेक्टर में थोड़ी सी डिमांड कम रही है, विच आई बिलीव दैट आई मीन वी हैव सीन ग्रीन शूट्स इन दैट, एंड दैट डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए जो उनको करना पड़ेगा वो करेंगे, और वो लगता है मुझे बजट का फोकस जरूर रहेगा, इन एडिशन टू व्हाट ऑल सेक्टर्स व्हाट आई मेंशन्ड व्हिच आर एनीवेज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द बजट आल्सो। राइट। शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप जब बजट के दिन पास होंगे, या फिर जैसे कि अभी हम लोगों ने हाई वॉलिटिलिटी देखी थी जब हमारे फर्स्ट फेज के इलेक्शन शुरू हो गए थे, तो बजट से पहले जो वो 100 डेज होंगे, इंपॉर्टेंट 100 डेज, उनमें आप कैसे देखते हैं शेयर मार्केट को? सो मार्केट्स के पास ना उस टाइम पे और भी चीजें आ जाएंगी, बिकॉज बजट के टाइम के ऊपर अपने पास क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, राइट राइट। तो उसके ऊपर वी हैव टू सी दैट आई मीन जियोपॉलिटिकली आल्सो व्हाट ऑल फैक्टर्स आर कमिंग इन, यूएस के ऊपर क्या डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, उनके इलेक्शन के क्या रुझान आ रहे हैं। तो अभी इस वक्त ये बोलना कि मार्केट उस टाइम पे सिर्फ बजट देखेगी, इट मे नॉट बी ट्रू, बिकॉज आज भी जब हम इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि और भी कई सारी चीजें हैं जो इसमें इस वक्त इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इट विल नॉट बी ओनली बजट, but budget will be one of the biggest things, and that will depend on once the budget last 100 days of budget आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके उस टाइम पे क्या रुझान आते हैं उस टाइम देखना पड़ेगा। ओके, अगेन मैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगी कि अभी से अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो, रिजल्ट के बाद से अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो बजट के लिए, तो इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? इन्वेस्टर्स को जो सेक्टर्स हमने अभी बात करी, इनके ऊपर हमें पिछले कुछ टाइम में काफी मूवमेंट दिखी है, उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज उसमें फर्दर चेंजेस या पॉलिसी डिसीजंस आने चाहिए, और वो डिसीजंस सारे इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। राइट सर, अभी कल परसों का ही एक डेटा सामने आया है, डेटा मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मई में FIIs की सेलिंग देखने को मिली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग 2 सेशंस को छोड़कर दूसरे सभी सेशंस में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन शेयर मार्केट में बिकवाली की है, सेलिंग की है। इस महीने में अब तक उन्होंने इंडियन मार्केट से $2.97 बिलियन निकाले हैं। इंडिया के बाद इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, जहां पर FPI की सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन इन समय जो सबसे खास बात है वो ये है कि ताइवान में उनका सबसे ज्यादा इनफ्लो देखने को मिला है, दैट इज अराउंड $6.27 बिलियन। इसके बाद अगर हम बात करें तो मई में साउथ कोरिया, मलेशिया जैसे देशों में भी FIIs का इनफ्लो रहा है। तो आप इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं कि इंडिया में आउटफ्लो हो रहा है और ताइवान में इनफ्लो हो रहा है? सो आई थिंक इसको ना पर्टिकुलर किसी एक मंथ को देखते हुए हमें इसके ऊपर कोई व्यू नहीं बनाना चाहिए, ओके, बिकॉज FIIs कंटिन्यूसली इंडिया में इन्वेस्ट करते रहे हैं, एंड उनके पास कोई, अगर इस लेवल की इकोनॉमी जो हमारे साइज की है देखें तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। सो FIIs ने डेफिनेटली सेलिंग करी है, एंड देयर इज नो रीजन टू डिबेट ऑन दैट कि दे हैव डन द सेलिंग। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, दे मे बी डूइंग प्रॉफिट बुकिंग, एंड देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। इलेक्शन रिजल्ट्स भी हो सकते हैं कि उनको लगता हो कि if there is a profit already on the table, why should not we leave it? But at the same time, India market is not entirely dependent on FIIs now. You see the kind of number of demat accounts we have, the kind of new generation investors are coming in now, and they're investing the money. So DII continuously invest करते जा रहे हैं। True. हमारा SIP का पैसा, हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा, वो डेटा दिख रहा है कि continuously उसमें पैसा ऐड हो रहा है। Right. So हमारी dependency on the FII money is not that much as it was earlier. And FIIs अगर अपना profit booking XYZ reason से कर भी रहे हैं, तो they may have a reason to do that. One, it could be volatility, it could be election results, or maybe they have to show some profits over there. So they may come back to us. तो आपको लगता है कि रिजल्ट्स के बाद they will come back? What is the choice? If you look at the large economies, India is one of the better economy for them, which can give them continuous sustained growth. And अगर आप बाकी सब छोटी इकोनॉमीज को हम छोड़ दें, तो इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी अगर उनको एक ऐसा ग्रोथ दे सकती है जो बाकी अदर इकोनॉमीज नहीं दे सकती हैं, तो दे कैन डिले द इन्वेस्टमेंट्स, बट दे कैन नॉट इग्नोर इंडिया फॉर एनी रीजंस। एंड ऑल्सो जितना इंडियन पॉपुलेशन खुद से इन्वेस्ट कर रही है, FIIs के पास आई डोंट थिंक सो दैट कोई चॉइस होएगा टू नॉट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो मोदी गवर्नमेंट रिटेन करे या ना करे, लेकिन वो उनकी वापसी हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? सो इंडिया इज गोइंग टू ग्रो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, ओके, एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज स्टेबल. So for that reason, if there is no political uncertainty and there are no global scenarios which are impacting the growth of the capital markets, I think India is going to grow. ओके, वैसे आप एक स्टेबल गवर्नमेंट का इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के ऊपर या फिर उसके बाजार के ऊपर, मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखते, क्या इंपॉर्टेंट होता है स्टेबल गवर्नमेंट का होना किसी भी देश में? आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट को फोकस पॉलिसी और काम के ऊपर ज्यादा रहेगा। एंड व्हाइल आई एम सेइंग स्टेबल गवर्नमेंट,
there is nothing better than continuity of the government, and especially when we have such a strong performance for the last two governments. So on a larger scenario, I said stable government. But the better scenario would be that the same government continues, because we have seen such a strong growth of the economy, we have seen the strong growth of the capital markets. Right. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी. ना आपका क्वेश्चन ये था कि स्टेबल गवर्नमेंट का मार्केट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, बिकॉज अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो रोज दिन उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कल को गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी. एंड सारा फोकस काम पे रहेगा. एंड पॉलिसीज कंटिन्यू चलेंगी. जो उनका इम्पैक्ट है और जो उनका परफॉर्मेंस है उनको खुद को शोकेस करना होगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल गवर्नमेंट का रहना किसी भी कंट्री में, एंड मोर सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आवर्स, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, 272 सीट्स हम मान के चलते हैं, तो उस वाले केस में शेयर मार्केट का क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? सो आई डोंट थिंक सो दैट पीपल हैव एनी डाउट दैट कि एनडीए विल नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट. Right? People are thinking that whether BJP at its own will form the government or not. So if BJP is not able to form the government, but in a coalition which they are able to form the government, I think they have a history that I'm sure they will be able to still sustain and maintain. Right. अगर एनडीए ही अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई तो फिर तो सिचुएशन हमने डिस्कस करी कि कुछ भी हो सकती है. एंड उस केस में अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है तो मार्केट डेफिनेटली विल बी वरीड. Right. एंड दैट इज द ओनली सिनेरियो where a lot of people are actually worried at this moment. Right. But market worried नहीं है. अगर market worried होती as a whole, तो 23,000 निफ्टी पे नहीं खड़े होते. 23,000 नहीं जाता. Very true. Investors के लिए क्या लास्ट मैसेज रहेगा आपका? Investors के लिए मेरा लास्ट मैसेज once again यही रहेगा कि उनको पैनिक नहीं करना चाहिए. And we are talking about investors, we are not talking about traders over here. So investors को तो वैसे भी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. उनको हमेशा एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जब अपॉर्चुनिटी मिले, इन्वेस्टर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वॉलेटिलिटी है और फॉर सम रीजन स्टॉक्स गिर जाते हैं तो इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय रादर देन सिटिंग ऑन द साइडलाइंस. राइट. एंड हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि जब मार्केट गिर रही होती है तो लोग बाय नहीं करते हैं. और जब बढ़ रही होती है तो बेचते हैं और तब उस टाइम पे बाय नहीं करते हैं. राइट. उस टाइम पे सेल कर देते हैं. तो उसका एक बेहतरीन एग्जांपल था जब कोविड हुआ था. अब कोविड के दौरान जब उसकी हमारी निफ्टी 6,000 तोड़ दिया था नीचे, तो उस टाइम पे कितने लोगों ने बाय किया था? मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जितने लोग मुझे फोन किए थे, जो लोग कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, उनको सबको मैंने सब ब्लू चिप्स खरीदवा दिए थे. अच्छा. और उनको बोला था कि अब इतने पैनिक के अंदर भी अगर आप नहीं लोगे और आप मार्केट में कभी आए नहीं है तो कब लेंगे? एंड आई थिंक उन सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट्स अर्न किए. हैविंग सेड दैट, आपका क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए. तो इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए. जैसे मैंने पहले बोला कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. वेरी राइट. तो जब आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बिल्कुल. ये सब शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से ट्रेडर्स को इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज उनको अपनी पोजीशंस को क्लोज करना पड़ सकता है, उनको अपने प्रॉफिट्स को कम या ज्यादा में बुक करना पड़ सकता है. बट किसी इन्वेस्टर ने अगर अपना पैसा देके बिना लेवरेज के कोई स्टॉक्स बाय करे हैं तो कंपनी के फंडामेंटल तो सेम रहने वाले हैं. एंड जैसे मैंने बोला कि पिछले 10 इलेक्शन में 8 इलेक्शंस ऐसे रहे हैं जिसके बाद गवर्नमेंट कोई भी आई हो, मार्केट्स हमेशा बढ़ी हैं ना, वो सारा रिकवर हो गया. देयर इज अ फंडामेंटल रीजन दैट इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज ग्रोइंग. तो इतना डरने वाली कोई बात ही नहीं है. बिल्कुल. थैंक यू फॉर द इनसाइट सर. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. सो इस पूरी कॉन्वर्सेशन से जो इन्वेस्टर्स के लिए बात सामने निकल कर आई है वो यही है कि रिजल्ट कुछ भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी बने, इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना है. फर्स्ट. सेकंड, पेशेंस रखना है. चाहे वो बजट हो, चाहे वो इलेक्शंस का रिजल्ट हो, कुछ भी हो, आपको पैनिक नहीं करना है. संयम के साथ आपको आगे बढ़ना है. वीडियो में इतना ही. आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी. कमेंट करके अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं. दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें. फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें. और गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.